हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है, उसके कौन कौन से कारण होते हैं, उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं और साथ ही हम देखेंगे कि इसके इलाज क्या क्या हो सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है। तो वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि पेनफुल सोर्स एंड अल्सर डेवलप इन लाइनिंग ऑफ स्टमक और डिओडिनम। ओके, तो हम यहाँ पर क्या होता है कि पेनफुल सोर्स यानी कि छाले पड़ जाते हैं हमारे स्टमक और डिओडिनम के अंदर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है वो और डिओडिनम जो होता है वो 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। सबसे अंदर का होता है वो होता है म्यूकोजल लेयर, इसके बाद का होता है सब म्यूकोजा और लास्ट में होता है मस्कुलर यानी कि सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं मस्कुलर लेयर। तो जो सब म्यूकोजल लेयर होता है वहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमें छाले पड़ जाते हैं हमारे स्टमक और डिओडिनम की लाइनिंग में। ओके, तो इसको हम कहेंगे पेप्टिक अल्सर। ओके, तो पेप्टिक अल्सर के कौन कौन से कारण होते हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो पेप्टिक अल्सर होने के मेन 2 कारण होते हैं। एक होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और दूसरा होता है जो एनसेड का जो हम लॉन्ग टर्म इंटेक करते हैं यानी कि जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय से अगर हम ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी हमें यह छाले पड़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये थे मेन 2 कोजेज ओके कि पेप्टिक अल्सर होने के। 2 कोजेज हम डीपली वन बाय वन देखते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला वाला जो कोजिज होता है पेप्टिक अल्सर होने का वो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके, तो हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी होता है एक तरह का बैक्टीरिया होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो ये बैक्टीरिया होता है वो किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर आता है, तो वो ट्रांसमिट होता है हमारे ओरल के थ्रू यानी कि हमारे मुंह के थ्रू। जो ये बैक्टीरिया होता है वो हमारे शरीर के अंदर आता है। वो कैसे आता है कि जब भी कोई हम फूड या फिर वाटर जो ये बैक्टीरियल युक्त जो फूड होता है वो जब हम पीते हैं या फिर खाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया सीधा हमारे स्टमक के अंदर आ जाता है। ओके, तो ये हमारे स्टमक के अंदर क्या करता है। ओके, तो ये बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे स्टमक के अंदर ये जो यूरेज एंजाइम होता है। ओके, तो यूरेज एंजाइम का वो बैक्टीरिया सिक्रीशन करता है। तो ये यूरेज एंजाइम क्या करता है, वो हमारे जो स्टमक के अंदर ये जो बैक्टीरिया उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है। ओके, तो HCl जो एसिड होता है, तो एसिड होने की वजह से जब भी हम कोई फूड खाते हैं या फिर किसी भी टाइप का हमारे अगर फॉरेन पार्टिकल भी आया है तो वो एसिड की वजह से वो डीजनरेशन होता है हमारे स्टमक के अंदर, वो यहाँ पर नाश हो जाता है। लेकिन यह जो बैक्टीरिया होता है वो यूरेज एंजाइम की मदद से क्या होता है, वो यूरेज एंजाइम उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। हमारा जो स्टमक के एनवायरनमेंट होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो यूरेज एंजाइम होता है वो हेल्प करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर सर्वाइव कर जाता है या फिर जिंदा रह सकता है। तो अगर ये एक बार ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर जो जिंदा रह गया तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है, ओके, जो लेयर हमने आगे बात करी थी कि म्यूकोजल लेयर होता है, उसको वो डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। अगर एक बार जो जो म्यूकोजल लेयर जो होता है वो डैमेज हो गया तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्टमक के लाइनिंग में हमें छाले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो लाइनिंग हमारे स्टमक के HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्टमक का एसिड होता है वो एसिड ही हमें हमारे जो स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अगर एक बार ये लाइनिंग में कुछ डिजनरेशन हो गया या फिर वो लाइनिंग डिजनरेट हो गई तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्टमक के अंदर का जो एसिड होता है वो एसिड ही हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर क्या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के केस में क्या होता है कि यहाँ पर वो जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी लाइनिंग को डीजनरेशन कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा और जो HCl होता है वो HCl भी हमें लाइनिंग को डैमेज करता है और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होता है वो भी हमारे स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें हमारे स्टमक के अंदर यहाँ पर पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि किस तरीके से हमारे स्टमक को लाइनिंग को डैमेज करता है। ओके, तो दोस्तों दूसरा जो कोजिज होता है वो होता है एनसेड्स। ओके, तो एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जब भी हम लंबे समय से कुछ डिजीज़ के कारण हम लंबे समय से एनसेड जो ड्रग्स होती है वो ले रहे हैं तो इसका चांसेस बढ़ जाता है कि हमें पेप्टिक अल्सर हो सकती है। और वो कैसे होता है कि देखिए नॉर्मली हमने आगे बात करी थी कि हमारे जो स्टमक के अंदर जो म्यूकोजल लेयर होते हैं वो उसमें कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्टमक का जो HCl होता है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो वो कौन सी ऐसी मैकेनिज्म होती है,
यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि हमारे जो स्टमक की लाइनिंग में एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो एपिथेलियल सेल्स दो एंजाइम सीक्रेट करता है। एक होता है COX-1 और दूसरा होता है COX-2। COX का मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेसिस। ओके, तो जो ये एंजाइम होता है वो उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये फॉर्मेशन करता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। ओके, तो ये एंजाइम की मदद से हमारे स्टमक के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या होता है, यूज़ क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे शरीर के जो स्टमक होता है वहाँ पर उसको बाइकार्बोनेट सिक्रेशन करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस करता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, एक बेस होता है जो कि क्या करता है कि हमारे जो स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट मेजर रोल प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोक्स एंजाइम की मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की मदद से बाइकार्बोनेट बनता है, और बाइकार्बोनेट क्या करता है कि हमारे जो एसिड वाला जो एनवायरनमेंट था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट काम करता है। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम एनसेड लेते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एनसेड ड्रग्स होती है वो कोक्स इनहिबिटर होती है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोक्स एंजाइम होता है वो ही बनना बंद कर दे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाइकार्बोनेट बनना भी बंद हो जाता है। ओके, तो जब भी बाइकार्बोनेट बनना बंद हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक बढ़ जाता है। ओके, HCl बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें जो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा एसिड होने की वजह से हमारा जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो डैमेज होती है, क्योंकि यहाँ पर बाइकार्बोनेट बनना बंद हो चुका है। तो जब भी हम एनसेड लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, कोक्स इनहिबिटर होता है और इसकी वजह से बाइकार्बोनेट नहीं बनता है और इसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं पेप्टिक अल्सर के। ओके, तो सबसे पहला जो पेप्टिक अल्सर का सिम्टम्स होता है वो होता है रिकरेंट एब्डोमिनल पेन एपिगेस्ट्रियम। हमारा जो एपिगेस्ट्रियम वाला जो पार्ट होता है हमारे एब्डोमेन का, यानी कि ये होता है अम्बलिकस वाला पार्ट और ये होता है एपिगेस्ट्रियम वाला पार्ट। ओके, तो इस पार्ट में हमें रिकरेंट एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है हंगर पेन। हंगर पेन यानी कि जब भी हम खाली पेट होते हैं तो हमें ये जो पेप्टिक अल्सर का जो पेन होता है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, खाली पेट हमारे शरीर में एसिड जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एसिड बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। अगर सबसे पहले घाव तो थे ही, अगर एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें पेन देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी हम खाना खा लेते हैं ओके, तो इसकी वजह से जो एसिड होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है और इस एसिड का जो मेन फंक्शन होता है वो फूड डिजनरेशन का काम होता है, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने का काम होता है। तो जब भी हम खाना खा लेते हैं तो वो एसिड वो फूड को डिजनरेशन लेके करने के लिए काम करता है। ओके, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पेन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद आता है सिम्टम्स होता है, वो होता है पेन कब होता है, हमारे नाइट में, यानी कि जो रात के समय जो पेन होता है वो बढ़ने लगता है। ओके, तो रात के समय पर्टिकुलरली जो 3 बजे के आसपास जो हमें पेन होता है वो बढ़ने लगता है। वो पेन इतना बढ़ जाता है कि जो पेशेंट जो होता है वो सो रहा होता है तो उसकी नींद से वो जग जाता है, उतना पेन हमें रात में देखने को मिलता है। ओके, तो पेन की इसके बाद का जो सिम्टम्स होता है वो पेन रिलीव कब होता है कि हमें एमिलियोरेशन कब मिलता है, तो जब भी हम डकार मारते हैं यानी कि बाल्सिंग के स्टेज में या फिर वोमिटिंग हम करते हैं तो यहाँ पर पेन जो होता है उसमें थोड़ी राहत मिलती है। ओके, इसके बाद आता है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न यानी कि क्या होता है कि हमें छाती में बर्निंग जो पेन होता है या फिर हमें छाती में बर्निंग यानी कि जलन होती है। ओके, इस तरह का हमें पेन देखने को मिलता है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर देखने को मिलते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। लेकिन पेप्टिक अल्सर को कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए और हम कुछ और ऐसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर को कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसकी मदद से हम कंफर्म कह सकते हैं कि इस पेशेंट में जो है पेप्टिक अल्सर है। ओके, तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग होती है। हिस्ट्री टेकिंग में क्या होता है कि डॉक्टर को सबसे पहले पूछता है कि कोई भी आप लॉन्ग टर्म से एनसेड यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती है वो ले रहे हैं, इसकी हिस्ट्री लेते हैं। अगर हिस्ट्री में आता है कि ये पेशेंट जो है वो एनसेड ले रहा था तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है कि इसको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद होता है फैमिली हिस्ट्री की, फैमिली में कोई किसी के मदर या फिर फादर में पेप्टिक अल्सर है या फिर था तो उसकी वजह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में जो है वो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद आता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो
इसोफेगस होती है, क्योंकि हमारा जो पूरा का जीआई ट्रैक होता है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, और इससे जो पूरा जीआई ट्रैक होता है उसके अंदर एक एंडोस्कोप डाला जाता है। वो एक नली के थ्रू कुछ इस तरीके से एंडोस्कोप डाला जाता है। और एंडोस्कोप में क्या होता है कि एक लाइट होती है और एक कैमरा होता है उस छोटी सी नली के अंदर। ओके, तो जब भी एंडोस्कोप हमारे स्टमक में डाला जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि लाइट की मदद से और कैमरा की मदद से हम बाहर मॉनिटर के थ्रू वो हम स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको हम देख सकते हैं, और देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर घाव है या फिर किस तरह के छाले हैं यहाँ पर। ओके, तो इसकी वजह से कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है कि जो स्टमक के अंदर यहाँ पर छाले है या फिर अल्सर प्रोड्यूस हो चुकी है। ओके, तो इसके बाद आता है टेस्ट फॉर एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ओके, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को जानने के लिए कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से कंफर्म डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इस पेशेंट में जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुके हैं। तो उसके दो मेन टेस्ट होते हैं, एक होता है स्टूल पीसीआर टेस्ट। ओके, तो स्टूल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो इसकी मदद से क्या होता है कि स्टूल में अगर ये बैक्टीरिया पाया जाता है तो इसकी मदद से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीआई ट्रैक में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन लग चुका है। और दूसरा होता है कि ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड में अगर एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग चुका है। क्योंकि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग चुका है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। और अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट एच पाइलोरी की एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस हो चुकी होगी। तो अगर ब्लड में एच पाइलोरी के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग चुका है। ओके, तो ये थे कंफर्म डायग्नोसिस पेप्टिक अल्सर के। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के इलाज के बारे में कि पेप्टिक अल्सर को कैसे हम ट्रीटमेंट हो सकती है उसकी। ओके, तो सबसे पहले हम देते हैं एंटासिड। ओके, एंटासिड क्या, इसका मेन मैकेनिज्म क्या होती है कि वो हमारे शरीर के अंदर जो एसिड होता है, ओके, तो HCl जो होता है उसका जो सिक्रेशन होता है उसको इनहिबिट कर देता है। ओके, तो इसकी मेन दो मेडिसिन होती है, एक होती है रेनिटिडिन और दूसरी होती है फेमोटिडिन। इसके बाद का जो ट्रीटमेंट होते हैं वो हम दे सकते हैं, वो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का काम भी एसिड को सिक्रेशन करने से रोकना होता है। ओके, तो उसके भी दो मेडिसिन होती है, एक होता है ओमेप्राजोल और दूसरा होता है पेंटोप्राजोल। ओके, और तीसरी जो ट्रीटमेंट होती है वो हम दे सकते हैं, वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ओके, तो जैसे कि हमने आगे बात करी थी कि प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो हमारे शरीर का जो स्टमक होता है वहाँ पर बाइकार्बोनेट सिक्रेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो जब भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्टमक के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो उसको जो मेडिसिन होती है वो होती है मिसोप्रिस्टोल। ओके, इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के जो अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स भी हम दे सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के हमने सबसे पहले देखी पेप्टिक अल्सर होता क्या है, इसके बाद हमने देखा कि उसके कौन कौन से कारण होते हैं, उसके बाद देखा कि उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि उसके कौन कौन से इलाज होते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।